जय हिंद मेरे प्यारे भाइयों, मैं दीपेंद्र आप सभी का ऑनलाइन स्टडी विद डी के में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, कुछ दिन से आपकी क्लास नहीं ले पा रहे थे, इसके लिए मैं आप लोगों के लिए क्षमा प्रार्थी हूं, क्योंकि अभी हमें कुछ दिन से बेटा 13-14 दिन से आई फ्लू हो गया था। इस वजह से आंखों से देख नहीं पा रहे, इस वजह से आपकी क्लासें नहीं ले पाए। तो आज से अपन की रेगुलर क्लासें रहेंगी। जो आज की हमारी क्लास रहेगी वो रहेगी सामाजिक विज्ञान एसएसटी से संबंधित, जो आगे की श्रृंखला को हम पूर्ण कर रहे हैं। तो समय को बर्बाद ना करते हुए हम सीधे प्रश्नों पर आते हैं। ये रहा आपके सामने पहला प्रश्न। पहला प्रश्न क्या कह रहा है, देखिएगा। पहला प्रश्न क्या कहता है बेटा, पहला प्रश्न कह रहा है 19वीं शताब्दी के मध्य ब्रिटिश ने भारत के इतिहास को 3 कालों में विभाजित किया था। देखिएगा, 19 शताब्दी में जो ब्रिटिश काल थे उसने कितने भागों में विभाजित किया था इतिहास को? 3 भागों में। जैसे अगर हमने सुना होगा, एक प्राचीन होते हैं, एक कहलाता है क्या बेटा, प्राचीन काल। एक होता है हमारा कौन सा, मध्यकाल। और तीसरा होता है बेटा कौन सा, आधुनिक काल। कौन होता है? आधुनिक काल होता है। तो 3 काल बांटे थे। कौन से काल बांटे थे बेटा? 3। कौन कौन से? प्राचीन, मध्य और आधुनिक। तो हिंदू भारत, मुस्लिम भारत और ब्रिटिश भारत, इसको बोलते थे क्या हम? हिंदू भारत। इसको बोलते थे मुस्लिम भारत, और इसको बोलते थे क्या हम? ब्रिटिश भारत कहते थे। का विभाजन, इस विभाजन का क्या आधार था? आधार क्या था? पहला ऑप्शन है, यह इस विचार पर आधारित था कि शासकों का धर्म एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक परिवर्तन था। बिल्कुल सही। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट है, ये आंसर मिल जाएगा। पहले ही ऑप्शन में हमारा पहला आंसर मिल चुका है। यह इस विचार पर आधारित है कि शासकों का जो धर्म है वो एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक परिवर्तन था। तो राइट आंसर क्या होगा बेटा? ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ओके, चलो अगला क्वेश्चन भैया अपना, अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्राचीन हस्तलिपि के संदर्भ में नहीं है? वो कह रहा है हस्तलिपि के संदर्भ में नहीं है। वे प्रायः ताड़ पत्रों पर लिखी हुई थी, वे जिस काल को प्रदर्शित करती थी उस काल का मुख्य स्रोत थी। ये नहीं होगा। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ये प्रायः ताड़ पत्रों पर लिखी जाती थी, बिल्कुल सही है। ये हस्तलिखित थी और उसके बाद मुद्रित की गई थी, बिल्कुल सही बात है। कुछ हस्तलिपियां पत्थर या धातु पर उकेरी गई थी, ये वाली बात सही हुई है। लेकिन वे जिस काल को प्रदर्शित करती थी उस काल का मुख्य स्रोत नहीं थे। तो राइट आंसर क्या होगा भैया? ऑप्शन नंबर बी होगा। चलेगा, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न का आंसर आप दो जल्दी जाएं। आप लोग आंसर देते चलें और लाइक शेयर जरूर करते चलें बेटा, इसमें कंजूसी नहीं दिखाना आपको। ओके, ठीक है। चलो इस क्वेश्चन का आंसर दो जल्दी फास्ट। भारतीय इतिहास को प्राचीन, मध्य और आधुनिक काल में विभाजित करने में समस्याएं भी हैं। निम्नलिखित में से वह कौन सी समस्या है? पहला, त्रिविभाजन भारतीय राज्यों की क्रमिक प्रगति को दर्शाता है। ये तो सही बात है, लेकिन इसमें समस्या थोड़ी थी। 3 काल भारतीय इतिहास को वर्णित करने के लिए अपर्याप्त हैं। यह संकल्पना पश्चिम से ली गई है। राइट आंसर क्या है बेटा? यह संकल्पना पश्चिम बोले तो यूरोप। यह संकल्पना कहां से ली गई है? यूरोप से ली गई है, जहां आधुनिक काल विज्ञान, तर्क, लोकतंत्र, स्वतंत्रता और समानता से क्या है? संबंधित है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ओके भैया, चलो अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ऋग्वेद में गंगा और यमुना नदी का कितनी बार नाम आया है? 12 बार, 1 बार, लगभग 100। ये लगभग यहां पर होगा लगभग 1 या 2 से अधिक बार। 1 या 2 से अधिक बार। राइट आंसर क्या होगा बेटा? गंगा का और यमुना का जो उल्लेख है वो कितनी बार आया है? 1 बार। याद रखना, जो यमुना है, यमुना का आया है बेटा कितनी बार? 5 बार। लेकिन गंगा का कितनी बार आया है? गंगा का सिर्फ 1 बार आया है। कितनी बार आया है? गंगा का उल्लेख बेटा कितनी बार मिलता है ऋग्वेद में? 1 बार। और ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसको बताया गया है? ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी बताया गया है किसको बेटा? सरस्वती को। सबसे पवित्र नदी कौन सी है? सरस्वती।
और विशेष नदी कौन सी है, मुख्य नदी या विशेष नदी कौन सी है, विशेष या मुख्य नदी किसको कहा गया है, तो याद रखना है सिंधु नदी को। किसको कहा गया बेटा, सिंधु नदी को कहा गया। गंगा नदी का सिर्फ एक बार उल्लेख है, यमुना नदी का 5 बार उल्लेख है, ठीक है। और सरस्वती नदी को क्या कहा गया बेटा, पवित्र नदी। और मुख्य नदी किसको कहा गया है, सिंधु नदी को कहा गया। ऋग्वेद में कितने मंडल हैं, तो ध्यान रखना है ऋग्वेद में 10 मंडल है, 10 मंडल है। 1028 क्या है बेटा, सूक्त है। 1028 क्या है, सूक्त है। पुरुष सूक्त में जो 10वें मंडल का जो पुरुष सूक्त है उसमें क्या बताया गया है, ठीक है, वर्णों को बताया गया, 4 वर्ण बताए गए। कौन कौन से, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, जो कि जन्म के आधार पर थे, जो जन्म के आधार पर थे या कर्म के आधार पर थे, तो ध्यान रखना बेटा कर्म के आधार पर थे। किसके आधार पर थे, कर्म के आधार पर थे। ओके, चलो अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, विनय पिटक ग्रंथ निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, तो ध्यान रखना विनय पिटक जो है वो किससे है, बौद्ध संघ के नियम बताए गए हैं। तो ध्यान रखना कौन कौन से, एक होता है सुत्त पिटक, सुत्त पिटक, एक होता है विनय पिटक, विनय पिटक, और एक होता है अभिधम्म पिटक, अभिधम्म पिटक, पिटक। तो ये तीनों के तीनों किससे संबंधित है बेटा, ध्यान रखना बौद्ध धर्म से संबंधित है, बौद्ध धर्म से संबंधित है। बौद्ध संघ के नियम किसमें बताए गए हैं, तो ध्यान रखना विनय पिटक के में बताए गए हैं। और शुद्ध पिटक में महावीर स्वामी का जीवन परिचय, सॉरी महात्मा बुद्ध का जीवन परिचय बताया गया है। ओके, अगला प्रश्न, गर्भगृह कुछ प्रारंभिक हिंदू मंदिरों का सबसे महत्वपूर्ण भाग था, क्या है, मंदिरों में वह स्थान जहां लोग एकत्रित हो सकते थे, गलत। वह स्थान जहां धार्मिक अनुष्ठान नहीं किए जा सकते, गलत। गुफाएं जिन्हें मूर्तियां तथा भित्ति चित्रों द्वारा पूरी तरह सजाया जाता था, गलत। वह स्थान जहां मुख्य देवी या देवताओं की मूर्ति को रखा जाता था, बिल्कुल सही है। गर्भगृह क्या होता है, जहां पर मंदिर में जिस मंदिर में जिस देवता को समर्पित वो मंदिर है, उस देवता की क्या रखी जाती है बेटा, मूर्ति रखी जाती है। और जहां पर रखी जाती है उसको बोलते हैं क्या, गर्भगृह। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा बेटा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा क्या, डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ओके, ठीक है। और याद रखना है ये 3 प्रकार की होती है, एक होती है दक्षिण में चलती है वो कहलाती है द्रविड़ शैली, दूसरी होती है कौन सी, एक होती है वेसर शैली, वेसर शैली, और एक होती है नागर शैली, नागर शैली। 3 प्रकार की शैली होती है, नागर शैली। ठीक है, ध्यान रखना जी वाली द्रविड़ जो शैली है ये दक्षिण भारत की, आपने साउथ की मूवी में जो मंदिर देखे हैं ना बेटा, साउथ की मूवी में जो मंदिर दिखाई देते हैं वे सारे के सारे किस्म के हैं बेटा, द्रविड़ शैली के। जैसे मीनाक्षी मंदिर हो गया, ठीक है, बृहदेश्वर मंदिर हो गया, ये सब किसके हैं, द्रविड़ शैली के हैं, उदाहरण है। अगला क्वेश्चन, व्रत की परिधि को नापने की विधि का आविष्कार निम्नलिखित में से किसने किया था, तो जिसने शून्य का आविष्कार किया था आर्यभट्ट साहब ने। तो राइट आंसर क्या होगा बेटा, आर्यभट्ट। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर बताएं। गजनी में सुल्तान महमूद द्वारा सोमनाथ मंदिर को नष्ट करने के पीछे कौन सा मुख्य कारण था, आपको पता है मैं महमूद गजनवी, ध्यान रखना किसको नाम, महमूद गजनवी। महमूद गजनवी जो है, महमूद गजनवी है भारत पर 17 बार आक्रमण करने के लिए प्रसिद्ध है। भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था बेटा इसने, भारत पर 17 बार आक्रमण करने के लिए विश्व में प्रसिद्ध है। और इसने 1001 से लेकर 1027 तक भारत पर क्या किए, आक्रमण किए। और सबसे प्रसिद्ध जो आक्रमण था इसका वो था 1025 में सोमनाथ मंदिर का। कौन सा बेटा, सोमनाथ मंदिर का। तब उस समय सोमनाथ के मंदिर के जो समय का राजा था वो था भीम प्रथम। कौन था बेटा, भीम प्रथम था। उस समय का राजा कौन था, भीम प्रथम, जो किसके डर से, महमूद गजनवी के डर से वो अपने क्षेत्र को छोड़कर चला जाता है। और महमूद गजनवी यहां से बहुत सारा धन लूटता है और मंदिर को तोड़ मोड़ कर चला जाता है। तो सबसे खतरनाक उसका आक्रमण कौन था बेटा, 1025 में हुआ था आक्रमण, ध्यान रखना कौन सा था, सोमनाथ मंदिर का आक्रमण। भारत पर कितनी बार आक्रमण करने के लिए प्रसिद्ध है, तो 17 बार आक्रमण करने के लिए प्रसिद्ध है। इसका मुख्य कारण क्या था, उसे मंदिर की वास्तुकला पसंद नहीं थी, नहीं
उसने इस्लाम के महान नायक के रूप में श्रेय लेने की कोशिश की। और आप लोगों को पता है इसके बाद आता है कौन, मोहम्मद गौरी। मोहम्मद गौरी भारत पर आक्रमण करने के लिए आता है, ठीक है। सबसे पहले उसने भारत के पाटन गुजरात, पाटन जो गुजरात में एक क्षेत्र है, पाटन गुजरात में 1175 में इसी वंश का, जो कच्छ वंश था, सोलंकी वंश था, इसी का दूसरा शासक होता है भीमद्वितीय। भीमद्वितीय ने 1175 में किसको, मोहम्मद गौरी को बुरी तरह से पराजित कर भगा दिया था। फिर 1191 में पृथ्वीराज चौहान के साथ में युद्ध हुआ। इस युद्ध में, तराइन के पहले युद्ध में मोहम्मद गौरी की क्या हो जाती है, हार हो जाती है और पृथ्वीराज चौहान जीत जाते हैं। फिर दूसरा युद्ध होता है 1192 में, जिसको हम तराइन का दूसरा युद्ध कहते हैं, जिसमें मोहम्मद गौरी विजय हो जाता है और पृथ्वीराज चौहान क्या हो जाते हैं, हार जाते हैं। तीसरा युद्ध लड़ता है चंद्रावर का युद्ध, कौन, मोहम्मद गौरी। चंद्रावर के युद्ध में जयचंद को पराजित कर देता है और अपनी जो भारत में मुस्लिम सत्ता को क्या कर देता है, स्थापित कर। दो निर्णायक युद्ध होते हैं, एक तराइन का दूसरा युद्ध और चंद्रावर का युद्ध। इन दोनों युद्धों के बाद भारत में मुस्लिम सत्ता की स्थापना प्रारंभ हो चुकी थी और अपना ही एक इसका एक गुलाम था जिसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक को अपनी जागीरें देकर, ठीक है, और जा रहा था कहां पर, गजनी। रास्ते में खोकर डाकुओं ने इनकी क्या कर दी थी, 1205 में हत्या कर दी थी। और 1206 से आप लोगों को पता है दिल्ली सल्तनत की शुरुआत हो जाती है और दिल्ली सल्तनत का जो संस्थापक होता है उसको कहते हैं क्या, कुतुबुद्दीन ऐबक। लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी कहां बनाई थी बेटा, लाहौर। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु 1210 में चौगान या पोलो खेलते समय हो जाती है। तब उसका एक दामाद और गुलाम होता है इल्तुतमिश। इल्तुतमिश को दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है और 1210 में गद्दी पर बैठता है और 1236 तक चलता है। 1236 तक चलता है कौन, इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ने ही लाहौर से राजधानी कहां लाया था, वो दिल्ली। इस वजह से इसको क्या कहा जाता है, दिल्ली का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। क्लियर है बेटा, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा 9वीं शताब्दी की मंदिर स्थापत कला का हिस्सा था, सजावटी द्वार। कौन था बेटा, पहला ऑप्शन सही है, सजावटी द्वार था। ओके, अगला क्वेश्चन ये रहा, निम्नलिखित में से कौन सा राज्यों का संयोजन त्रिविभाजन संघर्ष में शामिल था, राष्ट्रकूट, पाल और गुर्जर और प्रतिहार। राष्ट्रकूट थे, पाल थे, गुर्जर थे और गुर्जर प्रतिहार थे। तो ध्यान रखना राइट आंसर कौन हो जाएगा। तो राष्ट्रकूट में याद रखना है कौन था बेटा, राष्ट्रकूट में, गुर्जर प्रतिहार में और पाल, ये तीन लोगों की जो शक्तियां थी, इन शक्तियों को बोलते थे क्या, त्रिपक्षीय विभाजन। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। राष्ट्रकूट से थे कौन से राजा थे, वत्सराज। पाल से थे कौन, धर्मपाल थे। और गुर्जर प्रतिहार से थे कौन, ध्रुव। कौन था बेटा, राजा ध्रुव थे। तो तीनों राजाओं के नाम याद रखना है और तीनों वंशों के नाम, राष्ट्रकूट, पाल और गुर्जर। चलो अगला, हिरण्यगर्भ नामक अनुष्ठान किया जाता था। हिरण्यगर्भ नामक अनुष्ठान कब किया जाता था, जब एक राजा किसी क्षेत्र को जीत के आता था। गलत। राजा को क्षत्रिय घोषित करने के लिए, चाहे वो जन्म से क्षत्रिय हो चाहे ना हो। देखिएगा, हिरण्यगर्भ जो अनुष्ठान किया जाता था, कोई भी राजा बनना है, चाहे वो क्षत्रिय जन्म से हो और चाहे क्षत्रिय जन्म से ना हो, उसको राजा घोषित करने के लिए कौन सा अनुष्ठान किया जाता था, तो ध्यान रखना हिरण्यगर्भ अनुष्ठान किया जाता था। ओके, अगला क्वेश्चन, चोल साम्राज्य में सभा का सदस्य बनने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शर्त नहीं थी। कौन सी नहीं थी, तो ध्यान रखना उनकी उम्र 25 से 70 वर्ष के बीच होनी चाहिए, ऐसा कोई उल्लेख नहीं था। लेकिन उन्हें भूमि का स्वामी होना चाहिए था, ये शर्त थी। उनके पास अपना घर होना चाहिए, उन्हें वेदों का ज्ञान होना चाहिए, ये तीनों शर्तों का पालन करना होना था। लेकिन 25 से 70 वर्ष की उम्र का कोई उल्लेख नहीं था। ठीक है, तो कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी को दिल्ली से कहां ले गया था, दौलताबाद। ध्यान रखना, एमबीटी सबसे पढ़ा लिखा व्यक्ति होने के साथ साथ सबसे असफल रहा है। क्या रहा है बेटा, असफल रहा है। इसने जितनी भी योजनाएं चलाई हैं वे सारी की सारी क्या रही बेटा, असफल रही है। उसने अपनी राजधानी परिवर्तन किया, वो भी क्या रही, असफल रही। उसने क्या किए, नए सिक्कों का चलन करवाया, वो भी क्या रही, असफल रही। उसने अपने ही लोगों को, अपनी जो सेना को पहले से ही वेतन दे दी, वो भी क्या रही बेटा, इसकी असफल रही।
दूसरी, इसने अपने लोगों को जो आसपास के क्षेत्र थे अपने अपने राज्य में, उसने क्या कर दी, कर की वृद्धि कर दी, जिस वजह से उस साल सूखा पड़ गई, तो कर वृद्धि की भी योजना क्या रही, असफल रही। फिर जितनी भी इसने योजनाएं चलाई थी वे क्या रही, सारी की सारी क्या रही, असफल रही। इस वजह से एमबीटी को भारतीय इतिहास में सबसे असफल राजा कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए, अपने साम्राज्य को प्रभावी तरीके से नियंत्रित करने के लिए, क्योंकि दौलतापाद्र केंद्र में स्थित था। तो राइट आंसर क्या था बेटा, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस दिल्ली के सुल्तान की प्रशंसा में एक संस्कृत प्रशस्ति पाई गई थी। तो ध्यान रखना कौन थे बेटा, अलाउद्दीन खिलजी। इल्तुतमिश का पता ही है, गुलाम का गुलाम कहा जाता है किसको, इल्तुतमिश को। इसको दिल्ली का क्या कहा जाता है बेटा, वास्तविक संस्थापक। वास्तविक संस्थापक किसको कहा जाता है, दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक किसको कहते हैं बेटा, दिल्ली सल्तनत का। गुलाम का गुलाम किसको कहा जाता है, गुलाम का गुलाम किसको कहा जाता है, इल्तुतमिश को। इल्तुतमिश ने एक प्रथा चलाई थी जिसका नाम था क्या, एकता प्रथा। एकता प्रथा किसने चलाई थी, इल्तुतमिश ने। एकता प्रथा का मतलब क्या होता है, नगद वेतन की जगह अपने ही सैनिक अधिकारियों को क्या देना है, भूमि वेतन के रूप में देना है, नगद वेतन की जगह। तीसरी याद रखना, चालीसा का गठन किसने करवाया था, तो चालीसा का गठन भी किसने करवाया था बेटा, इल्तुतमिश ने करवाया था। मंगोलों से आक्रमण, मंगोलों से भारत को बचाने वाला पहला राजा कौन था, तो याद रखना इल्तुतमिश। इल्तुतमिश के शासनकाल में ही 1215 में तराइन का तीसरा युद्ध होता है। दो युद्ध तो लड़े थे किसने, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान ने। तराइन का तीसरा युद्ध किसके शासनकाल में होता है, इल्तुतमिश के शासनकाल में होता है। इल्तुतमिश की पुत्री का नाम क्या था, रजिया सुल्तान था। ठीक है, दूसरे याद रखना, गयासुद्दीन बलबन। तो ध्यान रखना, बलबन ने चालीसा, ध्यान रखना बेटा, बलबन ने चालीसा का क्या कर दिया था, खात्मा कर दिया था। बलबन ने चालीसा का क्या कर दिया था बेटा, खात्मा। जो 40 तुर्क सरदार जो कि विश्वास पात्र थे, वो चलाया किसने था, इल्तुतमिश ने। इसको खत्म किसने किया था, तो ध्यान रखना है, चालीसा को खत्म किया था किसने, बलबन ने। किसने किया था बेटा, गयासुद्दीन ने बलबन। लोहे एवं रक्त की नीति को किसने अपनाया था, लोहे एवं रक्त की नीति को किसने अपनाया था, इसने। फारस की परंपरा के आधार पर अपने शासन प्रशासन को किसने चलाया था, फारस की परंपरा के आधार पर चलाया था किसने, बलबन ने। तीसरी याद रखना है, सजदा एवं पायबोस, सजदा एवं पाबोस प्रथा को प्रारंभ किसने किया था, तो याद रखना है कौन से बेटा, बलबन ने किया था। अब आते अलाउद्दीन खिलजी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा बेटा, अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी के बारे में याद रखना है, ठीक है। हुलिया बदलने की प्रथा, हुलिया बदलने की प्रथा किसने प्रारंभ की थी, हुलिया बदलने की प्रथा भी किसने प्रारंभ की थी, अलाउद्दीन खिलजी ने। दूसरी बात याद रखना है, घोड़े दागने की प्रथा भी किसने की थी बेटा, याद रखना है, घोड़े दागने की प्रथा प्रारंभ किसने की थी, अलाउद्दीन खिलजी ने। बाजार नियंत्रण प्रणाली प्रारंभ किसने की थी, बाजार नियंत्रण प्रणाली किसने प्रारंभ की थी, तो याद रखना किसने, अलाउद्दीन खिलजी ने। दक्षिण भारत का अभियान, ऐसा कौन सा दिल्ली सल्तनत का शासक जिसने दक्षिण भारत का अभियान किया था, तो याद रखना कौन सा बेटा, अलाउद्दीन खिलजी था। कौन था बेटा, अलाउद्दीन खिलजी था। ठीक है, मलिक काफूर जो इसका सेनापति था, उसके नेतृत्व में दक्षिण भारत का क्या करवाया था, अभियान किया था। और उत्तर भारत किया था किसके नेतृत्व में, नुसरत खां के। किसके नेतृत्व में किया था बेटा, नुसरत खां। और फिरोज शाह तुगलक से याद रखना है क्या, फिरोज शाह तुगलक ने 300 नए नगरों का निर्माण करवाया था। कितने नगरों का बेटा, 300 नए नगरों का निर्माण करवाया था। और ज्वालामुखी मंदिर को तोड़वाया किसने था, फिरोज शाह तुगलक ने। और उस मंदिर की जो मूर्ति थी उसको तोड़वाकर कसाई मंडी में बेच दिया था किसने, फिरोज शाह तुगलक ने। चलो इस क्वेश्चन का आंसर बता मुझे, यह किसने लिखा कि रजिया अपने भाइयों से अधिक योग्य तथा सक्षम थी, तो याद रखना मिनहाज ए सिराज ने। ध्यान रखना राइट आंसर कौन हो जाएगा, मिनहाज ए सिराज हो जाएगा। ओके चलो अगला प्रश्न क्या है, अगला क्वेश्चन क्या है, खालसा की स्थापना करने वाले में कौन से सिख थे। ठीक है, तो खालसा की स्थापना करने वाले निम्न में से कौन से सिख थे, तो ध्यान रखना बेटा, गुरु गोविंद सिंह। कौन थे बेटा, गुरु गोविंद सिंह खालसा की स्थापना की थी। ये कौन से थे बेटा, 10वें नंबर के थे, 10वें सिख, 10वें गुरु थे। कौन थे बेटा, 10वें गुरु थे। तो प्रथम कौन थे बेटा, प्रथम गुरु कौन थे, प्रथम। इनको सिख धर्म का संस्थापक कहा जाता है,
सिख धर्म का संस्थापक किसको कहा जाता है? गुरु नानक जी को कहा जाता है। ओके चलो अगला क्वेश्चन ये रहा, बीदरी क्या था? बीदरी क्या था? तो बीदरी क्या था? बीदर में उत्पादित सूती कपड़े का एक प्रकार, गलत। बीदर में उत्पादित तांबे के बर्तनों का एक प्रकार, गलत। बीदर के शिल्पकारों द्वारा तांबी और चांदी में किया गया जड़ाऊ काम, गलत। बीदर में उत्पादित रेशमी कपड़े का एक प्रकार था बेटा। बीदरी क्या था? एक बीदर में उत्पादित रेशमी कपड़े का क्या था? एक प्रकार था। तो राइट आंसर हो जाएगा चौथा। ओके अगला, हैजियोग्राफी संबंधित है। हैजियोग्राफी जो संबंधित है बेटा, ध्यान रखना, जो भी संत होते ना, संत के आत्मकथा लेखन से संबंधित है। संत के आत्मकथा लेखन से संबंध है क्या? हैजियोग्राफी। अगला क्वेश्चन, सूफी मत के अनुसार खानखाओं से अभिप्राय क्या है? वे स्थान जहां सूफी संत बैठकों का क्या किया जाता था? आयोजन किया जाता था। सूफी संत लोगों का जो बैठकों का आयोजन होता था उसको बोलते थे क्या? हम खानकाहो। क्या कहा जाता था बेटा? खानकाहो। अगला क्वेश्चन, शास्त्रीय नृत्यों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? कथकली कथक शैली का नाट्य शास्त्रीय रूप है। कथक शैली को शास्त्रीय नृत्य के रूप में मान्यता केवल स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात मिली। यह लोक नृत्यों से सदा श्रेष्ठ होते हैं और शास्त्रीय नृत्यों के 8 मान्य रूप हैं। तो ध्यान रखना बेटा, शास्त्रीय नृत्य कितने हैंगे? 8 हैंगे। 8 के नाम मैं बता देता हूं। यहां पर याद रखना तमिलनाडु। तमिलनाडु में याद रखना है क्या बेटा? तमिलनाडु। तमिलनाडु में जो शास्त्रीय नृत्य होता है वो होता है भरतनाट्यम। भरतनाट्यम। यहां पर याद रखना है कौन? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में याद रखना है क्या? कुचिपुड़ी। 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 यहां पर केरल में याद रखना है, केरल में याद रखना है 2, एक कथकली और एक याद रखना है मोहिनी अट्टम। मोहिनी अट्टम। एक याद रखना है उड़ीसा में, उड़ीसा में याद रखना है क्या? उड़ीसी। कितने हो गए? गिन लो, 1 2 3 4 5। यहां पर याद रखना है मणिपुर में। तो मणिपुर में याद रखना है क्या? मणिपुरी। मणिपुर में याद रखना है क्या बेटा? मणिपुरी। असम में याद रखना है, असम में याद रखना है, असम में सत्रिया। असम में कौन सा है बेटा? असम में याद रखना है क्या? सत्रिया। असम में। और उत्तर भारत में बोले तो यूपी के एरिया वाले में अगर हम बात करें उत्तर भारत में, यहां पर बोलते हैं क्या? कथक। क्या बोलते हैं हम? कथक। तो गिन लो कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो शास्त्रीय नृत्यों की संख्या कितनी बेटा वर्तमान में? शास्त्रीय नृत्य, तो शास्त्रीय नृत्यों की संख्या कितनी है? ध्यान रखना बेटा 8 है। ठीक है। और शास्त्रीय भाषा कितनी है? तो याद रखना बेटा 6 है। कितनी है? 6 है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लेना 8 और शास्त्रीय नृत्यों को। ओके अगला क्वेश्चन, अहोम के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा अहोम राज्य कुलों में विभाजित था जिन्हें पाइक कहा जाता था। पहला ही ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, जो कि ये गलत है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, गढ़कटंगा के गौड़ राज्य के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा? तो ध्यान रखना गढ़कटंगा जो है वो मध्य प्रदेश में पड़ता है। कहां पर बेटा? मध्य प्रदेश की एक रियासत थी। ठीक है। कौन सी थी? एक रियासत थी गौड़ साम्राज्य। यहां पर याद रखना है, यहां पर जो प्रसिद्ध रानी हुई वो रानी थी कौन? दुर्गावती। रानी दुर्गावती। रानी दुर्गावती का जो युद्ध हुआ वो हुआ अकबर की सेना के साथ। अकबर की सेना से पराजित हो जाती है कौन? रानी दुर्गावती। और अपने ही खंजर से अपने आप में क्या कर लेती हैं? सौंप लेती हैं और वीरगति को क्या हो जाती है बेटा? प्राप्त हो जाती है। कौन? गौड़ शासका थी कौन? रानी दुर्गावती। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है?
गौड़ राज्य के संबंध में निम्नलिखित कथन में से कौन सा सही है? यह एक राज्य समृद्ध था, इसने जंगली हाथियों को पकड़कर उनको दूसरे राज्यों में निर्यात करने का धन कमाया था। तो राइट आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर पहला ही हो जाएगा। ओके, अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस पर ब्रिटिश संसद द्वारा महाभियोग चला गया था? तो महाभियोग की प्रक्रिया जो चलाई गई थी वो चलाई गई थी किस पर चलाई गई थी बेटा? वॉरेन हेस्टिंग्स पर चलाई गई थी। किस पर चलाई गई थी? वॉरेन हेस्टिंग्स पर चलाई गई थी। और लॉर्ड कॉर्नवालिस जो है, लॉर्ड कॉर्नवालिस जो है वो बंगाल के पहले गवर्नर जनरल हैं। बंगाल के पहले गवर्नर हैं। बंगाल के पहले गवर्नर, पहले गवर्नर, ठीक है, कॉर्नवालिस, सॉरी लॉर्ड क्लाइव। कौन है बेटा? लॉर्ड क्लाइव, चार्ल्स क्लाइव जो। अगला, निम्नलिखित में किसके नेतृत्व में बंगाल 18वीं शताब्दी में धीरे धीरे मुगल नियंत्रण से अलग हो गया? तो मुर्शिद कुली खां के नेतृत्व में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? मुर्शिद कुली खां। अगला, नील की खेती जिनको हम बोलते थे तीन कठिया पद्धति की दो प्रमुख प्रणाली थी, निज और रैयती। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? निज और रैयती। तीन कठिया मतलब 3/20 भाग में आपको क्या करनी पड़ती थी? नील की खेती करनी पड़ती थी। नील की क्या करनी पड़ती थी बेटा? खेती करनी पड़ती थी, जिसको बोलते थे तीन कठिया पद्धति। तीन कठिया पद्धति। और चंपारण अभियान किया गया था इसको खत्म करने के लिए गांधी जी के द्वारा 1916-17 में। चलो इस क्वेश्चन का आंसर बताओ। भू राजस्व के कौन से समझौते में राजाओं और तालुकारों को जमींदार के रूप में मान्यता प्राप्त की गई थी? तो ध्यान रखना, भू राजस्व के कौन से समझौते राजा और तालुकारों के जमींदार के रूप में मान्यता प्राप्त थी? तो राइट आंसर याद रखना क्या? स्थायी समझौता। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? स्थायी समझौता के रूप में। ओके, तो कौन सा ऑप्शन सही है बेटा? स्थायी समझौता। तीन थी, एक थी स्थायी, एक थी कौन सी? रैयतबाड़ी, एक थी कौन सी? महालबाड़ी। तो तीन याद रखना आपको, ठीक है। ये थी कॉर्नवालिस के रूप में, कॉर्नवालिस के साथ में, ये थी हॉल्ट मैकेंजी के शासनकाल में। चलो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित के सही जोड़े बनाएं और आंदोलन और संगठन को बताना है। सब जोड़े बनाना है। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राममोहन राय के बाद ईश्वर केशव चंद्र सेन ने करी थी। युवा बंगाल आंदोलन जो किया था वो किया था किसने? हेनरी लुइस विलियम ने। और रामकृष्ण परमहंस की स्थापना की थी 1897 में स्वामी विवेकानंद जी ने, ठीक है। और जो अलीगढ़ जो आंदोलन था वो किसने चलाया था बेटा? सर सैयद अहमद खान ने। तो राइट आंसर क्या है? इसमें ऑप्शन तो दिए नहीं है, ये आपके मैचिंग है, आप लोग मैचिंग कर लेना। ओके, अगला प्रश्न ये आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रहों का संयोजन गैसीय ग्रह कहलाता है? बेटा गैसीय ग्रह क्या कहलाता है? बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। राइट आंसर क्या होगा? बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। देखो ये क्या है? सूर्य है। सूर्य के सबसे नजदीक कौन है? बुध, फिर है शुक्र, फिर है पृथ्वी, फिर क्या है? मंगल, फिर क्या है? बृहस्पति, फिर है शनि, फिर है अरुण, और फिर क्या है बेटा? वरुण। ये है क्रम है, किसका क्रम है? ये सूर्य के नजदीक। और सबसे बड़ा कौन सा है? तो सबसे बड़ा कौन सा है बेटा? बृहस्पति। सबसे बड़ा कौन सा है बेटा? ध्यान रखना, सबसे बड़ा कौन सा? बृहस्पति है। और सबसे छोटा कौन है? तो याद रखना कौन? बुध, ठीक है। और सुबह और शाम का किसको कहते हैं बेटा? तो याद रखना है क्या बेटा? शुक्र को कहते हैं सांझ, सुबह एवं सांझ का तारा। अगला क्वेश्चन, विषुव के दिन सूर्य की सीधे किरणें कहां पड़ती हैं बेटा? विषुवत रेखा पर पड़ती हैं। किस पर पड़ती हैं? विषुवत रेखा। देखो तीन रेखाएं याद रखना है, इसको बोलते हैं 0 डिग्री या विषुवत रेखा। विषुवत रेखा, इस पर सूर्य की किरणें क्या पड़ती हैं बेटा? सीधी पड़ती हैं। 23.5 डिग्री होती है कर्क रेखा, इसको बोलते हैं क्या बेटा? कर्क रेखा। और दक्षिण में 23.5 डिग्री होती है, इसको बोलते हैं क्या? मकर रेखा। क्या बोलते हैं बेटा? मकर रेखा। तो सूर्य की डायरेक्ट किरणें कब पड़ती हैं बेटा? यहां पर ध्यान रखना 0 डिग्री पड़ती है, उनको बोलते हैं क्या? विषुव। क्या बोलते हैं बेटा? विषुव। चलो इस क्वेश्चन का आंसर दो।
पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत मुख्यतः बनी होती है? तो ध्यान रखना, निफे से, निकेल एवं लोहा से। कैसे बनी होती है? निकेल एवं लोहा से। देखो निफे, NIFE, फिर स्याल, फिर क्या है? सीमा। जी है 3। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा बेटा? निकेल एवं लोहे से। अपने अक्ष ये समतल पर पृथ्वी के अक्ष का झुकाव कितना है? सभी को पता है 23.5 डिग्री। कितना है बेटा? 23.5 डिग्री अपने अक्ष पर झुकी हुई है। ठीक है, भारत का मानक देशांतर है क्या है? 82.5 डिग्री। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। राइट आंसर क्या होगा? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। ओके, इसको बोलते हैं भारतीय मानक समय रेखा। ठीक है, 5 राज्य से निकली है। कहां कहां? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, ठीक है, छत्तीसगढ़ और हमारा उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। मानचित्र पर किसी स्थान को दर्शाना संबंधित है? किससे संबंधित है बेटा? कौशल से संबंधित है, किसी भी मानचित्र को दर्शाना। सरल सरल क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर दो। निम्नलिखित घास भूमियों में अमेरिका, देखो अमेरिका में ठंडे घास के मैदान को क्या बोलते हैं हम बेटा? ध्यान रखना, पेरिरीज कहते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? पेरिरीज कहते हैं। ओके, बता चुके हम इसको। तो नागा खासो गारो पहाड़ियां, गारो खासी जयंती पहाड़ियां क्या है बेटा? पूर्वांचल पर्वत की हैं, गारो खासी जयंतियां। ठीक है, वहां पर जनजाति हैं और इन्हीं जनजातियों के नाम से पहाड़ी है गारो खासी जयंती। ठीक है, तो याद रखना है कहां पर है ये? पूर्वांचल पर्वतमाला की पहाड़ी है। भारत की सबसे ऊंची पर्वतमाला कौन सी है? बस सॉरी, सबसे ऊंची चोटी भारत की, तो K2। भारत में कंचनजंगा, भारत की K2, भारत में कंचनजंगा। चलो, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अनुसार धन विधेयक को राज्यसभा में पेश नहीं किया जा सकता? राज्यसभा में पेश नहीं किया जा सकता, राज्यसभा में पेश किया जा सकता है बेटा। राइट आंसर हो जाएगा आर्टिकल नंबर 109 के तहत। कोई भी धन विधेयक है कि नहीं? धन विधेयक का उल्लेख कायम है बेटा? धन विधेयक, धन विधेयक का उल्लेख है आर्टिकल नंबर कायम है 110 में। कोई भी धन विधेयक है या कोई भी विधेयक धन विधेयक है कि नहीं, ये कौन निर्धारित करता है? तो ध्यान रखना, लोकसभा का अध्यक्ष। कौन करता है बेटा? लोकसभा का अध्यक्ष निर्धारित करता है। कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष। क्या धन विधेयक में संयुक्त बैठक होती है? बिल्कुल नहीं होती है। ठीक है, क्या संयुक्त बैठक होती है? तो क्या बताओगे? नहीं होती है। ओके, अगला, निम्नलिखित में से किस वर्ष में पहली बार नागरिकता अधिनियम पारित किया गया था? 1955 में। भारतीय संविधान का भाग 2 किससे संबंधित है बेटा? नागरिकता से संबंधित, नागरिकता से संबंधित है, जिसका उल्लेख भारतीय संविधान के आर्टिकल नंबर 5 से लेकर कहां तक है? 11 से। भारत में कैसी नागरिकता है? तो ध्यान रखना, एकल नागरिकता है। कहां कैसी है? एकल नागरिकता है। ये कॉन्सेप्ट कहां से लिया गया एकल नागरिकता का? तो ध्यान रखना, ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। कहां से लिया गया है बेटा? ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। पहली बार कब किया गया था इसमें संशोधन? तो 1955 में किया गया था और अंतिम रूप में नया 2019 में किया गया था। कब किया गया था बेटा? अंतिम रूप में संविधान इसमें संशोधन कब किया गया? नागरिकता में 2019 में किया गया। और पहली बार कब किया गया था? 1955 में। ओके, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में गणराज्य शब्द से पहले नहीं आता? तो ध्यान रखना, संघीय नहीं आता है। कौन सा नहीं आता है? संघीय। ध्यान रखना, प्रस्तावना जो है, प्रस्तावना को सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय संविधान की क्या कहा है? आत्मा कहा है। ध्यान रखना, प्रस्तावना में एक ही बार संविधान संशोधन हुआ है, 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। 3 शब्द जोड़े गए थे, समाजवाद, पंथ निरपेक्ष, समाजवाद, पंथ निरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, और अखंडता, और अखंडता। प्रस्तावना हमें क्या बताती है बेटा? प्रस्तावना हमें संविधान शुरू होने की तिथि को बताती है। कौन? प्रस्तावना। प्रस्तावना क्या है? हमारा संविधान का आत्मा है। संविधान की क्या है बेटा? आत्मा है। कौन? प्रस्तावना है। ठीक है, संविधान की प्रस्तावना जो है वो शुरुआत किससे होती है? हम भारत के लोगों से। हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवाद, पंथ निरपेक्ष गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय
उपलब्ध कराने के लिए। इस प्रकार की एक प्रस्तावना लिखी गई है। भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद जीएसटी परिषद के निर्माण का प्रावधान करता है? तो आर्टिकल नंबर कौन सा बेटा? 279 ए। राइट आंसर कौन हो जाएगा? 279 ए। जीएसटी का जो गठन किया गया था कौन से संविधान संशोधन? 101वां संविधान संशोधन, 101 का कन्यादान प्रारंभ किया गया था बेटा 1 जुलाई 2017 से। 1 जुलाई 2017 से पूरे भारत में प्रारंभ किया गया था। और किस समिति की सिफारिश पर? विजय केलकर समिति की सिफारिश पर जीएसटी का क्या हुआ था? गठन हुआ था। गुड एंड सर्विस टैक्स। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख है कि संसद में जो कामकाज है वो हिंदी व अंग्रेजी दोनों में होगा? तो राइट आंसर हो जाएगा आर्टिकल नंबर 120 में जो उल्लेख है कि संसद में जो कामकाज होगा वो किस में होगा बेटा? हिंदी व अंग्रेजी में। याद रखना सरला, साथ से याद रखना संसद का उल्लेख याद रखना है आर्टिकल नंबर काय में है? 79 में है। राज्यसभा का जो उल्लेख है आर्टिकल नंबर किस में बेटा? 80 में है। और लोकसभा का जो उल्लेख है वो आर्टिकल नंबर किस में? 81 में है। और आर्टिकल नंबर 120 में लिखा गया है कि जो भी संसद में कामकाज वो किए जाएंगे वो हिंदी और अंग्रेजी दोनों में किए जाएंगे, जिसका उल्लेख भारतीय संविधान के आर्टिकल नंबर काय में लिखे हैं बेटा? 120 में लिखा गया है। अगला क्वेश्चन, दमन और द्वीप तथा दादर एवं नागर हवेली केंद्र शासित प्रदेश एक ही केंद्र शासित प्रदेश कब बनाए गए? तो ध्यान रखना बेटा 26 जनवरी 2020 को बनाए गए हैं। वर्तमान में कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो 8 हैं। कौन कौन है? दिल्ली है, पुदुचेरी है, चंडीगढ़ है, जम्मू कश्मीर है, लद्दाख है, दमन द्वीप एवं दादर नागर हवेली। ये नया है, पहले अलग अलग थे दोनों, ठीक है। फिर कौन सा है बेटा? लक्षद्वीप है। और 8वां याद रखना अंडमान निकोबार है। कौन सा है? अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार में ही भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है। कौन सा? साउथ बटन। कहां पर है? अंडमान। बेरन ज्वालामुखी भी कहां पर है? जो कि सक्रिय ज्वालामुखी है। कौन सा है? अंडमान निकोबार में है। और ध्यान रखना भारत का सबसे बड़ा, ठीक है, हेमिस राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है? तो याद रखना है लद्दाख में है। ओके, ठीक है। तो 8 हमारे क्या है? केंद्र शासित प्रदेश हैं। और वर्तमान में राज्य कितने हैं? तो याद रखना 28 है। निम्नलिखित में से कौन कवि भारत के उपराष्ट्रपति नहीं बनाए गए हैं? गुलजारी लाल नंदा कवि भी नहीं बनाए गए हैं। बीबी गिरी बनाए गए, जाकिर हुसैन बनाए गए, बीडी जट्टी बनाए गए हैं। और याद रखना नीलम संजीव रेड्डी एकमात्र निर्विरोध उपराष्ट्रपति कौन है बेटा? नीलम संजीव रेड्डी हैं। इनके सामने कोई खड़ा नहीं हुआ था। अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान का कौन सा आर्टिकल राज्यपाल की क्षमादान शक्ति से संबंधित है? आर्टिकल नंबर 161 के द्वारा राज्यपाल को क्षमादान की शक्ति दी जाती है। और राष्ट्रपति को जो है बेटा, राष्ट्रपति को जो याद रखना है, राष्ट्रपति को आर्टिकल नंबर 72, राष्ट्रपति को जो क्षमादान की शक्ति है वो आर्टिकल नंबर किसके द्वारा है? 72 के द्वारा है। और राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की जो शक्ति है, अध्यादेश जारी करने की शक्ति है वो है 123 में। तो राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी की शक्ति करने का जो आर्टिकल है वो 123 है। और क्षमादान शक्ति कौन सी है? 72 में है। और राज्यपाल को किस में बेटा? 161 में है। ओके, अगला क्वेश्चन, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार भारत के संविधान के किन अनुच्छेदों में दिया गया है? देखिएगा, सबसे पहले हम बात करेंगे समानता का अधिकार। समानता का अधिकार जिसका उल्लेख है 14 से 18 तक। दूसरा याद रखना स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार
ये याद रखना है क्या, 19 से 21 तक। तीसरा याद रखना है शोषण के विरुद्ध, शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये है क्या 23, ये 22 तक है, ये 23 और 24 में। और चौथा याद रखना है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, जी याद रखना 25 से 28। और पांचवा याद रखना है क्या, अल्पसंख्यकों का, अल्पसंख्यकों को लिपि व संस्कृति का अधिकार, ये याद रखना है क्या 29 और 30 में। ठीक है। और छठवां जो था संपत्ति का अधिकार, इसको खत्म कर दिया गया है, संपत्ति का अधिकार इसको खत्म कर दिया गया है, इसको एक कानूनी अधिकार बना दिया गया है। 31 में था, इसको कानूनी अधिकार बनाकर क्या कर दिया, 300A आर्टिकल में रखा दिया गया, इस वजह से ये खत्म है।